Hello my dear students, today we will discuss about imperative sentence। आज हम लोग imperative sentence के बारे में सीखेंगे और सबसे पहले मैं आपको imperative sentence की पहचान बताऊंगा कि imperative sentence को देख करके कैसे पहचानेंगे। उसके बाद imperative sentence अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो कैसे इनडायरेक्ट बनेगा उसका नियम बाद में बताएंगे। पहले हम लोग आज imperative sentence की पहचान क्या है, कैसे देख के पहचानेंगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आज यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और कापी कलम लेकर के उसको नोट करते रहिए। जैसे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा विनय सूचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा विनय सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा विनय सूचक वाक्य। सूचक वाक्य। अब देखिए, यह इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला पहचान क्या है, ध्यान से सुनिए, आ जाएगा, देखने से ही आएगा और सुन के भी आएगा, लेकिन हम जो इसे बता रहे हैं सुनिए और देखिए। यदि कोई वाक्य, पहला पहचान क्या है, यदि कोई वाक्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो वह निश्चित रूप से इम्परेटिव सेंटेंस का होगा। पहली पहचान, जैसे हम कह दें कि सिट डाउन, सिट डाउन, देख सकते हैं कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो 100% कन्फर्म है कि यह इम्परेटिव सेंटेंस का है। यानी इफ वी फाइंड द फर्स्ट फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस वी कैन डिक्लेयर दैट द रिटेन द स्पोकन सेंटेंस इज रिलेटेड टू इम्परेटिव सेंटेंस। हम एक और उदाहरण ले लें, जैसे हम कहते हैं कि कम हियर। कोई भी ऐसा वाक्य लीजिए जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से है, वह इम्परेटिव का है। ये देखिए, पहली पहचान है। मैंने पहला पहचान बताया कि इफ वी फाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन से दैट द स्पोकन सेंटेंस, द रिटेन सेंटेंस, द यूज्ड सेंटेंस इज इन इम्परेटिव सेंटेंस। वी कैन से दैट दिस इज द इम्परेटिव सेंटेंस। पहली पहचान है। देखिए, और दूसरी पहचान क्या है, आप देख सकते हैं। पहला पहचान क्या बताया गया, यदि क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो माने कोई वाक्य अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू है क्रिया के तो वह वाक्य इम्परेटिव का होगा। दूसरा पहचान क्या है, अगर किसी वाक्य में डू नॉट सबसे पहले लगा है, डू नॉट यानी डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट लगा है, ऐसा भी वाक्य इम्परेटिव का ही होता है। जैसे हम कहते हैं डोंट गो देयर, गो देयर यानी डू नॉट गो देयर। देख सकते हैं डू नॉट से शुरू है, डोंट से शुरू है, तो ऐसी स्थिति में भी वाक्य इम्परेटिव का ही होता है। पहला क्या बताया गया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तब भी इम्परेटिव का है, डू नॉट से है तब भी इम्परेटिव का है। जैसे हम कहते हैं कि डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। ध्यान से देखिए, यह भी इम्परेटिव का है। क्यों? क्योंकि डू नॉट यानी डोंट से शुरू है। ऐसे वाक्य को हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि इम्परेटिव का है। तीसरा पहचान क्या है, देखिए, अगर वाक्य में शुरू में या अंत में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली कोई भी आया है इसमें से, चाहे सबसे पहले सर लगा हो, चाहे मैडम लगा हो, चाहे प्लीज लगा हो, चाहे काइंडली लगा हो, सबसे पहले लगा हो या बाद में लगा हो, वह भी वाक्य इम्परेटिव का ही होगा। जैसे हम कह दें कि सर हेल्प मी, सर हेल्प मी, हेल्प मी। ध्यान से देखिए, इसमें सर लगा है तो यह भी इम्परेटिव का है। प्लीज
प्लीज सिट डाउन। ध्यान से देखिए तो यह भी, इसमें भी सिट प्लीज लगा है, तो यह भी इम्परेटिव का है, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, तो पीछे भी प्लीज लग गया तब भी वाक्य इम्परेटिव का ही है। यानी हम कह सकते हैं इफ वी फाइंड सर मैडम प्लीज काइंडली इन एनी सेंटेंस वी कैन डिक्लेयर दैट, वी कैन अनाउंस दैट, वी कैन से दैट द गिवन सेंटेंस इज इन इम्परेटिव सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए तीसरा पहचान क्या बताया गया, यदि वाक्य के अंत में या शुरू में सर मैडम प्लीज काइंडली लगा हो तो वह वाक्य इम्परेटिव का होगा। फिर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यदि वाक्य में लेट लगा हो, LET लेट लगा हो तो वह भी वाक्य इम्परेटिव का ही होगा। जैसे हम कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, यह भी क्या है, इम्परेटिव का है। यानी हर बार अगर हम ऐसा पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य इम्परेटिव का है। तो फिर देखिए पहचान क्या है, पहला पहचान है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए, तो वह भी इम्परेटिव सेंटेंस का है। यदि वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू है तब भी इम्परेटिव का है, या वाक्य में सर मैडम प्लीज काइंडली शुरू में या अंत में लगा है तब भी इम्परेटिव का है, या वाक्य लेट से शुरू है तब भी इम्परेटिव का है। यही था माने इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान। अब हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है उसको हम लोग सीखेंगे और सिखाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर नियम कहता है, पहला नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच आज्ञा विनय सूचक वाक्य का है यानी इम्परेटिव सेंटेंस का है और वाक्य रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो रहा है तो सेड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है, यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो रहा है तो निश्चित रूप से सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। जैसे हम कह दें कि द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा गो देयर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का है क्योंकि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और इस रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो रहा है तो सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, दी टीचर सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे और जहां हम लोग दैट लगाते थे उसको हटा देंगे या इफ लगाते थे उसको हटा देंगे और हम लोग यहाँ टू का प्रयोग कराएंगे और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे यानी टू गो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव, फिर क्या हो जाएगा, देयर। पूरा क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर टू गो देयर। देयर को नहीं बदलेंगे क्योंकि यह ऑलरेडी दूरी सूचक शब्द है यानी डिस्टेंस शोविंग वर्ड है। फिर से अगर हम इसको ले लें, देखिए अगर हम कह दें कि दी किंग सेड टू द सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा कम हियर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो देखिए इसमें भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध हो रहा है तो हम इसको सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। द किंग ऑर्डर्ड द सर्वेंट
अब यहाँ देखिए टू से जोड़िए, टू कम का क्या हो जाएगा गो, क्योंकि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं नियम के आधार पर। कम का क्या हो जाएगा गो, और हियर का क्या हो जाएगा देयर। तो यही देखिए डायरेक्ट बन के तैयार हो गया। द किंग आर्डर्ड द सर्वेंट टू गो देयर। यह पहला नियम था। नियम क्या कह रहा है पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो तो सेड को आर्डर्ड में बदल देते हैं और संयोजक शब्द के स्थान पर या संयोजक शब्द के रूप में टू का प्रयोग करा देते हैं, यानी वाक्य को इन्फिनिटिव के रूप में क्रिया को बना के जोड़ देते हैं। अब दूसरा नियम क्या है देखिए, दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य में सर मैडम प्लीज़ काइंडली लगा हो तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, शेष पहले जैसा ही करते हैं, सर मैडम प्लीज़ काइंडली को नहीं लिखते हैं। फिर से देखिए नियम नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज़ काइंडली लगा हो तो सेड को आर्डर्ड में रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और शेष पहले जैसा परिवर्तन करते हैं, सर मैडम प्लीज़ काइंडली आदि को नहीं लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि द स्टूडेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामा, द स्टूडेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए इसमें प्लीज लगा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है, तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड अभी क्या लगाएंगे टू, अब प्लीज़ को हटा देंगे, प्लीज़ को हटा के हेल्प लगाएंगे, यानी हेल्प हो जाएगा हेल्प मी क्या है, यह फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट, इसका हो जाएगा मी, बदल के हो जाएगा हिम। देखिए हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ध्यान दीजिए जब भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर विनय का भाव दे रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड में करना है, आदेश का भाव दे रहा है यानी आदेश का सेंस दे रहा है, सेड को ऑर्डर्ड में करना होता है। जब भी हम लोग सेड का परिवर्तन करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ये हमेशा ध्यान देना है। फिर से नियम 2 सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से विनय प्रकट हो, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज़ काइंडली लगा हो तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, सर मैडम प्लीज़ काइंडली आदि को नहीं लिखते हैं और शेष पहले जैसे नियमों का पालन करते हैं। और सेड को देखिए ध्यान से, सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे जब आदेश का बोध होगा, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे जब सर मैडम प्लीज़ काइंडली लगा रहेगा अर्थात विनय का बोध होगा। यहाँ क्या है कि अगर हम ऐसा हो कि सेज का तब क्या होगा ये बताना हम जरूरी समझ रहे हैं कि सेड का तो रिक्वेस्टेड होगा तो सेज का क्या होगा रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट, और से रहेगा तो केवल रिक्वेस्ट होगा, यानी क्रिया टेंस के अनुसार माने लिखी जाएगी। सेड का रिक्वेस्टेड, सेज का रिक्वेस्ट और से का रिक्वेस्ट में परिवर्तन होता है। तो हम बार बार यही सेड का उदाहरण दे रहे हैं, तो ये मतलब ये मत समझिए कि सेज का क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा करेंगे आप। अब अगला नियम देखिए, तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो, सरल ढंग से रखा जा रहा है, खाली हम एक जगह से बता रहे हैं कहाँ से शुरू हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो हम सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और शेष पहले जैसा करते हैं, डू नॉट को नहीं लिखते हैं। तो जिसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अगर हम कह दें कि मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा
डोंट यानी डू नॉट प्ले हियर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए ध्यान से, इसमें डू नॉट से इम्परेटिव क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच शुरू है और यह इम्परेटिव सेंटेंस है, और डू नॉट से शुरू है तो इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। ऐसी अवस्था में सेट को फॉरवर्ड में बदलेंगे, यानी क्या हो जाएगा, मदर फॉरवर्ड या FORWARD। अब देखिए फॉरवर्ड हो गया, इंगी लग जाएगा टू प्ले देयर, डू नॉट नहीं लिखेंगे। देखिए हो गया मदर फॉरवर्ड टू प्ले देयर। कभी कभी हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में टू से पहले नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे। देखिए जैसे इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हम कह दें मदर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले देयर। तो इसमें दो विधियां हैं, निगेटिव क्या है, अगर निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू है तो हम इनडायरेक्ट दो तरह से कर सकते हैं, फॉरवर्ड के प्रयोग से या ऑर्डर्ड नॉट टू के प्रयोग से। तो आप दोनों विधियां जान लीजिए, सेड को फॉरवर्ड में बदलिए या सेड को ऑर्डर्ड नॉट टू में बदल के लिख दीजिए। ऐसी स्थिति में दो तरह से इम्परेटिव क्या है इनडायरेक्ट बनाते हैं। एक उदाहरण हम और ले रहे हैं, जैसे हम कह दें कि द टीचर सेड, द टीचर सेड टू दी बॉयज, फुल स्टॉप अरे कामा इन्वर्टेड कामा में, द टीचर सेड टू द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा में डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। ध्यान से देखिए, यह भी इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से शुरू है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सेट को फॉरवर्ड में बदलिए या सेट को ऑर्डर्ड में बदल के टू से पहले नॉट लगाइए। जैसे हम इसको दोनों विधि से करके दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए द टीचर फॉरवर्ड दी बॉयज टू मेक नॉइस। अब देखिए यह भी है एक विधि और है, इसको हम फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, यह भी हो सकता है। दी टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। आप टू से पहले ऐसी दशा में नॉट का प्रयोग कराते हैं, नॉट टू मेक अ नॉइस। अब देखिए यही था तीसरा नियम। अब अगला नियम देखिए, यदि वाक्य से, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच से, ध्यान दीजिएगा, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का बोध हो तो सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं, शेष पहले जैसा ही करते हैं। जैसे हम अगला नियम बता रहे हैं, चौथा नियम है, फिर से नियम जान लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का बोध हो तो सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं, शेष परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। जैसे देखिए अगर हम कह दें द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा। देखिए इसमें सेड का ऑब्जेक्ट हो या ना हो,
सेड को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि भाव के आधार पर बदल रहा है। सेड का परिवर्तन कब नहीं करते हैं? जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ क्या इम्परेटिव का हर बार आ रहा है, इसलिए हम लोग बदलेंगे। द डॉक्टर सेड टेक, कामा इन्वर्टेड कामा लीजिए, देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ध्यान से देखिए, इससे क्या प्रकट हो रहा है? सलाह। द डॉक्टर से टेक द मेडिसिन रेगुलरली। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे इस तरह से, द डॉक्टर सेड का क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। फिर यहाँ क्या लगेगा? टू। फिर चलेगा टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ध्यान दीजिए, जब भी हम टू के बाद क्रिया लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ फॉर्म बदल देंगे टू के बाद तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। टू के बाद नोट कर लीजिए दिमाग में कि टू के बाद अगर क्रिया सेट होती है तो वह सदैव अपने फर्स्ट फॉर्म में सेट होती है। तो यहाँ टेक का टू का नहीं करना है, टू टेक करना है। अब देखिए, यह देखिए सलाह सूचक है, रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का बोध हो रहा है, इसलिए हम सेट को एडवाइज्ड में बदल दे रहे हैं। फिर एक उदाहरण ले लीजिए, अगर हम इस तरह कह दें कि द मैन सेड, दी मैन सेड टू मी वॉक केयरफुल्ली। ध्यान देखिए, इसमें भी क्या है? सलाह है। वॉक केयरफुल्ली, द मैन सेड टू मी वॉक केयरफुल्ली, तो बनेगा क्या? दी मैन सेड ऑर्डर, क्या कहते हैं? एडवाइज्ड। अगर सलाह प्रकट हो रहा था एडवाइज कर दीजिए। द मैन एडवाइज्ड मी, फिर ही क्या लग जाएगा? टू। फिर क्रिया का पहला रूप वॉक केयरफुल्ली। ध्यान देखिए, यही है विधि, हर बार बदल रहा है। फिर से इसको देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का बोध हो रहा है तो सेड को एडवाइज्ड में बदलेंगे, शेष परिवर्तन पहले जैसा करेंगे। अब अगला नियम देखिए, अगला नियम है पांचवा नियम क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच से सुझाव प्रकट हो तो सेड को सजेस्टेड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच से सुझाव प्रकट हो तो सेड को सजेस्टेड में बदलते हैं। अब हम थोड़ा से आपको सलाह और सुझाव में अंतर महसूस करवा दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सलाह में क्या होता है? कार्य करने की सलाह दी जाती है, और सुझाव में क्या होता है? सलाह के साथ साथ परिणाम भी दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिणाम क्या होगा वो भी बताया जाता है। जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं तो आपको हम दिखा दें तो लगेगा कि हाँ ये बात सही है, ऐसे रहने पर सलाह है और ऐसे रहने पर सुझाव है। जैसे देखिए, अगर हम कह दें कि वॉक केयरफुल्ली, यह देखिए लग रहा है कि कहा जा रहा है कि ध्यान से चलिए, सावधानी पूर्वक चलिए, तो सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर हम ही एक वाक्य बढ़ा दें, माने भाग बढ़ा दें, वॉक केयरफुल्ली अदरवाइज यू विल फॉल। ध्यान से देखिए, तो इसमें सलाह के बाद परिणाम भी आ रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ परिणाम आएगा, तो दोनों साथ आ गए तो यह माने सलाह न होकर के सुझाव हो गया है। जैसे देखिए ना, वॉक केयरफुल्ली अदरवाइज यू विल फॉल, ध्यान से चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे।
तो ऐसी स्थिति में सलाह नहीं है, ये क्या है, सजेशन है, सुझाव है। जैसे हम कह दें, फिर से देखिए एक वाक्य और ले लिया जाए। अगर हम कह दें कि होल्ड इट केयरफुली अदरवाइज यू विल मेक इट डर्टी। हम एक वाक्य ले लिए, होल्ड इट केयरफुली अदरवाइज यू विल मेक इट डर्टी, यानी ध्यान से पकड़ो अन्यथा तुम इसे गंदा कर दोगे। तो यहाँ क्या है कि पकड़ने की सलाह दी गई और फिर परिणाम भी दिया गया, अगर ऐसा नहीं करते हो तो परिणाम ऐसा होगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यह सलाह नहीं, सुझाव है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी स्थिति पाई जाती है तो सेड को सजेस्टेड में बदलेंगे। जैसे अब हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम कह दें कि दी टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा में क्या है कि सुझाव प्रकट करने वाले वाक्य रखे जाएंगे और सुझाव प्रकट करने वाले वाक्य की पहचान मैंने आपको बताया, उसको ध्यान से देखिए। देखिए इसमें सुझाव है। जैसे हम कह दें कि द टीचर सेड रीड द बुक केयरफुली अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। देखिए ध्यान से इसमें है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से किताब ध्यान से पढ़ो अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। यहाँ भी सुझाव दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सेड को सजेस्टेड में, कभी कभी हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे रीड द बुक केयरफुली अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक, किताब ध्यान से पढ़ो नहीं तो तुम गलती कर दोगे, यह भी एक सुझाव है। तो ऐसी दशा में हम लोग सेड को सजेस्टेड में बदलते हैं। क्या हो जाएगा, दी टीचर सजेस्टेड, SUGGESTED सजेस्टेड टू रीड द बुक केयरफुली अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यह देखिए आपका यही ऐसे बन रहा है। हर बार आपको ऐसे ही सोच के करना है कि अगर सुझाव प्रकट हो रहा है तो सजेस्टेड कर देना है। जैसे एक उदाहरण हम और ले लीजिए। जैसे कह दें कि दी मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हरी अप द मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ध्यान से देखिए,
यह इससे भी सुझाव प्रकट हो रहा है, जल्दी करो अन्यथा तुम गाड़ी छोड़ दोगे। तो ऐसी स्थिति में सुझाव परक है, सुझाव आ रहा है, तो हम सेड को हमेशा क्या करते रहे हैं, सजेस्टेड में बदल रहे हैं। क्या हो जा रहा है, दी मैन सजेस्टेड टू हरी अप अदरवाइज अब यू क्या है, हमेशा बदलिए, ही या आई कुछ भी हो सकता है, आई या ही वुड मिस द ट्रेन। ऐसे ही करते रहिए। अगर आपको सुझाव परक है तो सेट को सजेस्टेड में बदलना है। अब देखिए, यह था इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव में है, इम्परेटिव सेंटेंस का है, तो कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, नियम आपके सामने रखा गया था। अब अगली वीडियो में मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा। और पिछली वीडियो को आई बटन दबा करके आप देख सकते हैं।